दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा करूंगा मोदी सरकार के खिलाफ बाजार में आई एक नई टूल किट पर, और इस टूल किट का नाम है यूजीसी गाइडलाइन। दोस्तों 26 मई 2014 को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, और उसके बाद शायद ही कोई लंबे समय का अंतराल रहा हो जब मोदी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई टूल किट बाजार में ना आई हो। कई मित्र आखिर इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि इससे पहले की सरकारों के खिलाफ टूल किट बाजार में नहीं आती थी। आखिर क्या कारण है कि मोदी सरकार के खिलाफ पहले दिन से बाजार में एक से एक नई टूल किट उतारी जा रही है? इसका भी जवाब सबसे पहले आपको दूंगा। दरअसल 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ली, सच ये है कि ये पहली वो सरकार थी जो भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित थी, भारत की जनता के लिए काम करने का जिसका उद्देश्य था, और जो भारत की जनता की आकांक्षाओं से ही संचालित थी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा 800 साल बाद भारत को पहली एक हिंदूवादी सरकार मिली, लेकिन मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। यदि मैं आज़ादी के बाद का घटनाक्रम भी देखूं तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार अंग्रेजों की एक डमी सरकार थी। ना भारत से उस सरकार का कोई सरोकार था और ना भारत की जनता से उस सरकार का कोई सरोकार था। हालांकि उस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे ईमानदार और राष्ट्रवादी लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी सबकी अपनी कुछ सीमाएं थीं, और वो सीमाएं इसलिए थी कि उस वक्त अंग्रेजों के अटूट समर्थन के कारण जवाहरलाल नेहरू सबसे ताकतवर नेता थे, और इसलिए चाहे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, चाहे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हो, वो चाहकर भी सरकार को पूरी तरीके से जनता के हित में मोड़ नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आई। उस सरकार ने एक कोशिश की कि सरकार को भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ढाला जाए। इसी दौरान एक भारत पाक युद्ध भी हुआ, लेकिन तब फिर हम विदेशी ताकतों के शिकार हुए, और सबको पता है भारत पाक युद्ध में जब शास्त्री जी रूस गए हुए थे, सोवियत संघ गए हुए थे, वहाँ एक छल हुआ। उस छल में भारत में कांग्रेस पार्टी के वो लोग, या मैं ये कहूँ सीधे सीधे कि नेहरू के परिवार के लोग, और सोवियत संघ की सरकार का रोल बहुत संदेहास्पद रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई। ये सरकार भी पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा संचालित सरकार नहीं थी। उस वक्त तक भारत में सोवियत लॉबी हावी हो चुके थी, और इंदिरा गांधी की पूरी सरकार सऊदी अरब के इस्लामिक एजेंडे को और सोवियत संघ के वामपंथी एजेंडे को लागू कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत संघ का जो वामी एजेंडा था उसको भारत में इस्लामिक एजेंडा सूट करता था, इसलिए उसी दौर में इस्लामिक एजेंडा और वामी एजेंडा एक रास्ते पर आ गया, और इंदिरा गांधी की सरकार भी लगभग दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा संचालित होते रही। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी,
एक मोरारजी देसाई की सरकारें आई, कुछ और छोट भैया सरकारें आई, इंद्र कुमार गुजराल की भी सरकार आई, आगे चलकर देवगौड़ा की भी सरकार आई। मोरारजी देसाई की सरकार के बारे में सबको पता है कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान मोरारजी देसाई ने दिया, और उसी का परिणाम था कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाक दिया गया। गुजराल साहब के बारे में भी लगातार चर्चाएं बहुत गर्म है कि उन्होंने भारत को बहुत नुकसान दिया। ये जो छोटी छोटी सरकार थी, ये सब ड्राइवन बाय फॉरेन फोर्सेस थी, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, चाहे वो और लोगों की सरकार हो। चौधरी चरण सिंह को भी सरकार बनाने का जब मौका मिला, वो सरकार भी अपने बल पर टिकी हुई नहीं थी। नतीजा ये था कि चौधरी साहब की सरकार भी कुछ दिन चली और वो भी जनता की आकांक्षाओं के लिए कुछ कर ना सके। उसके बाद एक प्रमुख सरकार के रूप में राजीव गांधी की सरकार आई। राजीव गांधी की पूरी सरकार इटली गैंग के कब्जे में थी, और इटली गैंग ने उस सरकार पर पूरा नियंत्रण हासिल कर रखा था। वो जो चाह रही थी वो फैसले लिए जा रहे थे। वो जिस तरीके से इटली गैंग चाहता था उस तरीके से भारत को लूटा जा रहा था, और वो सरकार भी भारत के लिए कोई काम नहीं कर पा रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई। सबको पता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने क्या करा और क्या नहीं करा। हालांकि वो राजीव गांधी के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर सत्ता में आए, लेकिन जब सत्ता में आए तो जब भ्रष्टाचार को खोलने की बात आई तो वो राजीव गांधी के परिवार के पाले में खड़े हुए। मतलब बहुत साफ था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य राजीव गांधी को हटाकर खुद को सत्ता पे लाना था। उसके बाद एक यूपीए की सरकार आई तो 10 साल चली। प्रमुख सरकारों में अटल जी की सरकार आई उससे पहले, लेकिन अटल जी की सरकार भी अपने बहुमत पर नहीं थी। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं अटल जी का बहुत प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अटल जी चाहते तब भी वो सब कुछ नहीं कर सकते थे जो वो करना चाहते थे, क्योंकि उनकी सरकार भी कुछ ऐसी बैसाखियों पर टिकी हुई थी जिनकी विचारधारा अटल जी से या उनकी पार्टी से नहीं मिलती थी। मनमोहन सिंह की सरकार आई, वो भी बिल्कुल जैसे राजीव गांधी की सरकार इटली गैंग के हाथों के में की कठपुतली थी, लगभग वही स्थिति मनमोहन सिंह की सरकार की थी। मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरीके से इटली गैंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चंगुल में फंसी हुई थी। जो ISI चाहता था वो हो रहा था। हालात ये थी कि पाकिस्तान ने बम्बई में एक बहुत बड़ा हमला करा, लेकिन सरकार डर के मारे एक बिल में छुप गई। तो ये सरकार भी वो सरकार थी जिसका भारत से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उन्होंने NDA और भाजपा के अंदर भी वो लोग जो ड्राइवन बाय फॉरेन फोर्सेस थे उनको किनारे पर बैठा दिया। यहाँ तक कि जो आशंकित भी थे या नहीं थे उनको एक तरफ बैठा दिया। आपको ध्यान होगा यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, राम जेठमलानी, ये सब वो लोग थे जो मोदी सरकार के अंदर एंटर करना चाहते थे, और जिन्होंने जब ये देखा था कि अब मोदी का सरकार में आना निश्चित है तो इन्होंने मोदी के पाले में घुसकर जगह बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन मोदी सबको पहचानते थे, और मोदी ने 2014 में सरकार बनने के बाद भी और इनका समर्थक होने के बाद भी इन सब को अपने से दूर बनाए रखा। और इसीलिए
जब 26 मई 2014 को शपथ हुई, तब ही अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया था कि खुश होने की जरूरत नहीं है। यदि नरेंद्र मोदी को जल्दी से जल्दी सत्ता से नहीं हटाया गया तो भारत दुनिया की इतनी बड़ी ताकत हो जाएगा कि एक बारगी को अमेरिका जैसी ताकत को भी भारत के नखरे उठाने होंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यही कारण है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत के वामपंथी लॉबी हो, चाहे भारत के इस्लामिक लॉबी हो, या भारत के अंदर और विदेशी हितों के लिए संचालित लॉबी हो, वो पहले दिन से कोई ना कोई टूल किट लेकर बाजार में आते रही है। किसान आंदोलन के रूप में आपने खालिस्तानियों का लाल किले पर हुड़दंग देखा होगा। तब भी सरकार को गिराने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ था। वो सीधे सीधे तख्ता पलट का प्रयास था, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने उसको विफल कर दिया था। शाहीन बाग में भी एक आंदोलन चला था, वो भी आपने देखा होगा। अब ये जो यूजीसी की टूल किट आई है, इस टूल किट के रचयिता हैं कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह। लेकिन इस टूल किट में सबसे पहले जो फंसे वो थे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और उस यूजीसी गाइडलाइन के लिए बनी संसदीय समिति में वो 16 सदस्य जो भाजपा के थे, वो भी हालांकि सब तर्रार थे, उनमें कोई नौसिखिया नहीं था, लेकिन कोई भी स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने में असफल हो गया और सब उस टूल किट के जाल में फंस गए। और जैसे यूजीसी की गाइडलाइन बाहर आई, उस टूल किट के रचयिताओं ने अपने खेल को अंजाम देना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और स्वाभाविक रूप से इस बार ये टूल किट डिजाइन करी गई थी समाज के उस वर्ग को लेकर जो सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी का या भाजपा का समर्थक माना जाता है। उसको मोदी सरकार से दूर करने का षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र विफल हो गया ये मैं नहीं कहूँगा, षड्यंत्र सफल हुआ, सफल हो रहा है। जो कल तक हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे वो नाराज हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और अब इस हद तक नाराज हैं कि वो इस बात पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि वो 2014 से लेकर अभी तक आखिर मोदी सरकार के साथ क्यों खड़े रहे। वो आज इस बात को भूल जाते हैं कि मोदी सरकार ने आने के बाद इस देश को राम मंदिर दिया। वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने आने के बाद इस देश के हिंदुओं को अस्मिता को पहचान दी, हिंदुओं को सड़क पर चलने का मौका दिया, हिंदुओं को आत्मसम्मान अपनी धार्मिक पहचान के साथ सड़क पर चलने का मौका दिया और हिंदुओं पर हमलावर ताकतों को घरों में घुसने को, घरों पर बैठने को मजबूर करा। वो इस बात को भी भूल जा रहे हैं इस मोदी सरकार ने आने के बाद भारत को आज दुनिया के कुछ मजबूत देश के रूप में बैठा दिया, जो ना अमेरिका से डरता है, न चीन से डरता है और पाकिस्तान के जिसके सामने कोई औकात नहीं। जबकि यही पाकिस्तान यूपीए की 10 साल की सरकार को अपने हिसाब से चला रहा था। बहुत सारे काम हैं मोदी के, यदि मैं गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज मोदी के समर्थक भी काफ़ी हद तक, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक नाराज हैं। जो नाराज रहते हैं उनकी नाराज़गी की कोई बात नहीं, लेकिन जो मोदी के साथ थे वो नाराज हैं, तो निश्चित रूप से ये मोदी का नुकसान है, ये भाजपा का नुकसान है। ये नाराज़गी इस कदर बढ़ गई है कि यदि मैं आपको कुछ लोगों के
कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये आखिर नाराज़गी कितनी है। हालांकि इस टूल किट से एक फ़र्क भी पड़ा, और वो फ़र्क ये पड़ा, समाज का एक तबका जो अपने आप को सवर्ण कहता है, सामान्य वर्ग में आता है, लेकिन वो घनघोर जातिवादी है, उसके चेहरे से नकाब हट गया। ये वो तबका था जो हिंदू राष्ट्र का मतलब समझता था बस स्वयं को, जो सोचता था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि जो मैं कहूँ वही हिंदुत्व है, जो मैं कहूँ वही देश में हो, बाकी जितने भी हिंदू हैं वो हमारे गुलाम बनकर, हमारे सबॉर्डिनेट बनकर एक हिंदू राष्ट्र में जिए। उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये थी। तो ऐसे चेहरों से भी नकाब हट गया, और ऐसे ही लोग तरह तरह के कुतर्क लेकर और तरह तरह के शब्द लेकर फिलहाल बाजार में आ रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस तेली शिक्षा मंत्री को हटाना ही उद्देश्य है, हमें हिंदुत्व से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें बस वो हिंदुत्व मंजूर है जिसमें जो हम कहें सिर्फ वही ब्रह्म वाक्य है। एक और मित्र हैं जो लिख रहे हैं कि यदि हिंदुत्व का मतलब यह है कि इसमें 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान हो तो ये हिंदुत्व मुझे मंजूर नहीं है, और मैं ओबीसी, SC ST या एक तेली प्रधानमंत्री को अपने से बड़ा नहीं मान सकता। ये मित्र एक जगह कुतर्क करते हुए लिख रहे हैं कि एक तेली के नेतृत्व में रहने से अच्छा ये है कि मैं अखिलेश यादव जैसे लोगों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए देख लूँ। मतलब अब नफरत यह है कि मुझे तेली प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मुझे वो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के पद के रूप में स्वीकार है जो कल तक उच्च जाति वालियों को, सामान्य वर्ग वालों को सिर्फ गालियाँ नहीं देते थे, बल्कि जो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को प्रदेश सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया, और जितने भी परीक्षाएं हुई उसके इंटरव्यू में एक जाति विशेष वालों को इंटरव्यू में 95% मार्क्स दिए गए, और ये इस ओरल इंस्ट्रक्शन दी गई कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को इंटरव्यू में फेल कर दिया जाए। और इसीलिए उन मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं उस सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10, 15, 20% मार्क्स दिए गए और उनके फेल होने का रास्ता विफल कर दिया गया। लेकिन ये जातिवादी लोग अब कह रहे हैं कि तेली प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं है, मुझे वो अखिलेश यादव मंजूर है जिसने इंटरव्यू में इनके लात मारने के लिए ओरली आदेश दिए थे। एक और मित्र है, ये मित्र लिख रहे हैं कि मुझे इस्लामिक शासन मंजूर है, लेकिन SC ST या OBC मेरे बगल में बैठे हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नकाब उतर गया आपके चेहरे का। एक और मित्र है, ये मित्र भी लिख रहे हैं कि इस्लामिक शासन काल में भी हम उच्च वर्ग वालों को बहुत सम्मान मिलता था। यदि अत्याचार होते थे तो OBC पर होते थे, अत्याचार होते थे तो दलितों पर होते थे। इसलिए मुझे हिंदू राष्ट्र से क्या फ़ायदा, मुझे तो दिल्ली के अंदर इस्लामिक सत्ता मिलेगी तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ जाती है।
एक बार एक दलित चिंतक जो अक्सर बामसेफ की क्लासेज भी लिया करते थे, उनसे मेरी भेंट हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि दलित इसलिए दलित हैं क्योंकि मुगलों के शासनकाल में इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के खातिर लड़ाई लड़ी, धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म का पालन करते रहे। मुगलों ने इनकी संपत्तियां छीन ली, मुगलों ने इनको नौकरियां नहीं करने दी, मुगलों ने इनको जीवन का जीने का मूल अधिकार इनके छीन लिए, मुगलों ने इनके ऊपर तमाम तरीके के जुल्म ढाए और इनको दलित बना दिया, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा। और बोले ये उन्होंने मुझसे कहा कि यदि सच्चे हिंदू कोई है तो ये दलित हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की खातिर मुगलों की बहुत सारी यातनाएं झेली है। खैर ये बात सही है गलत है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन जब ये सज्जन लिखते हैं कि मुझे दिल्ली में इस्लामिक सत्ता मंजूर है, लेकिन ओबीसी या SC/ST मेरे बगल में बैठे हैं, ये मंजूर नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि शायद UGC गाइडलाइन ने ऐसे जातिवादी लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिया। अच्छी बात है। एक और मित्र है, नाम तो नहीं लेना चाहता, इन्होंने लिखा है कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब मुझे क्या नुकसान है। यदि वो ईसाई बना रहे थे तो वो OBC को बना रहे थे, वो ईसाई बना रहे थे तो SC/ST को बना रहे थे, खुद को तो वो ब्राह्मण कहते ही थे। इसलिए जो हम उच्च वर्ग वाले हैं थोड़े बहुत, उनको तो वो बड़े बड़े पद दे ही रहे थे, उनको बड़ी बड़ी कुर्सियाँ दे रहे थे, उनको बड़े बड़े लालच दे रहे थे। तो इसलिए हमें इस तेली प्रधानमंत्री से कोई फ़ायदा नहीं है, और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बन जाएं तो अच्छी बात है। और मैं 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा, मैं काले नेमी के साथ खड़ा रहा, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग हैं ये तमाम तरीके के कुतर्क कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स जो नोट करके लाया हूँ वो पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो UGC गाइडलाइन ने जहाँ कुछ मोदी सरकार को नुकसान भी पहुँचाया है, जहाँ मोदी सरकार के कुछ सामान्य वर्ग के समर्थकों को भ्रमित कर मोदी सरकार से दूर करा है, तो वहीं कुछ जातिवादी लोगों के चेहरे पर जो हिंदुत्व का लवादा पड़ा हुआ था, और ये जिनको लगता था कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब सिर्फ हमारी लाठी हिंदुस्तान में बजेगी और शेष हिंदू हमारे गुलाम हो जाएंगे, उनके चेहरों से भी नकाब उतरा है। अब सवाल है कि क्या ये टूल किट नरेंद्र मोदी को इस कदर नुकसान पहुंचा देगी कि यह मोदी को 2029 से और योगी आदित्यनाथ को 2027 से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर कर देगी। एक बात आप ध्यान रखिए, यह UGC गाइडलाइन पे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नाम मोदी का ले रहे हैं, लेकिन ये जितने बड़े विरोधी मोदी के हैं उससे ज़्यादा बड़े विरोधी योगी आदित्यनाथ के हैं। योगी आदित्यनाथ का विरोध ये UGC गाइडलाइन से पहले भी करते रहे, और इन्होंने 2022 के चुनाव में भी और 2024 के चुनाव में भी योगी जी के खिलाफ वोट करा, और ये पूरी संभावना है कि 2027 और 2029 में भी योगी के खिलाफ वोट करेंगे। तो मैं नुकसान का जहाँ तक आंकड़ा लगाता हूँ, यदि 2011 की जनगणना को आधार माना जाए तो हिंदू सवर्ण कुल आबादी का लगभग 13 से 14% है, यानी कि 86-87% गैर सवर्ण वोटर है। और इन सवर्णों में भी मुश्किल से 2 या 2.5% वो लोग हैं, 2% या 2.5% भी शायद कुल मिलाकर नहीं होंगे, जो UGC गाइडलाइन के नाम पर
कुप्रचार कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ हैं। और ये जो 2-2.5% कर रहे हैं, इनमें भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, और वैसे ये वर्ग पूरे सामान्य वर्ग में है जो वोटिंग वाले दिन छुट्टी के दिन के रूप में उसको लेता है और पिकनिक मनाने चला जाता है और वोटर की लाइन में नहीं लगता। वोटर की लाइन में वही लगता है जिसे हम मुसलमान कहते हैं, जिसे हम SC/ST कहते हैं, जिसे हम OBC कहते हैं। सवर्ण वर्ग निश्चित रूप से मतदान से पीछे रहता है। अब सवाल यह भी है कि क्या UGC गाइडलाइन वास्तव में अभी है? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं UGC गाइडलाइन का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। UGC गाइडलाइन में सिर्फ 2 बातें ऐसी थी जिनका विरोध होना था और होना चाहिए था, वो हुआ। सरकार को बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। एक स्थिति आ गई, सरकार के प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में नहीं आए, उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सवाल था कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए। इसके लिए बंदूक रखी गई सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई आई, का मौका आया, तो केंद्र सरकार ने अपनी गलती को सुधारते हुए जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया, और केंद्र सरकार के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि फिलहाल वो UGC गाइडलाइन नील हो गई। वैसे भी सरकार की नीतियों के हिसाब से UGC का अस्तित्व तो बस चंद महीनों का है, तो आज की तारीख में UGC गाइडलाइन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी भी UGC गाइडलाइन के नाम पर विरोध जारी है। अब जो लोग UGC गाइडलाइन के नाम पर विरोध कर रहे हैं, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। वही जो टूल किट का हिस्सा है, वही जिनके चेहरों से जातिवाद का नकाब हटा है, और थोड़े से दुखद रूप से वो भी हैं जो कि भ्रमित हैं। लेकिन फिर आ जाता हूँ इस बात पर कि क्या ये मोदी को सरकार से बाहर कर देंगे? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यदि किसी को लगता है कि सिर्फ मोदी हम जातिवादी लोगों की वजह से सत्ता में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोदी को हिंदुओं की हर जाति में वोट मिलता है। यदि मैं पिछड़ों की बात करूं, गैर यादवों में आज भी बहुमत मोदी सरकार के साथ है, और यदि मैं SC/ST में बात करूं तो गैर जाटव समुदाय का जो SC/ST वोट है उसका बहुमत आज भी मोदी सरकार के साथ है, और ये वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट नहीं रहा है। इसलिए जो मित्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि शायद UGC गाइडलाइन की वजह से मोदी सरकार पराजित हो जाएगी, योगी सरकार पराजित हो जाएगी, उनसे यही कहूँगा, ये टूल किट 2014 से आ रही है। उसके बाद के हर चुनाव भाजपा जीतती आ रही है। ये टूल किट भी आई है, इस टूल किट का भी बाजार गर्म है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन विश्वास रखो कि ये जो कुछ जातिवादी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब बस हम हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र तो बने, लेकिन इस शर्त पर बने कि हम कुछ मुट्ठी भर लोगों के अलावा कोई हिंदू ना माना जाए, बाकी सबको हिंदुओं का गुलाम माना जाए। इनके कहने से ना योगी आदित्यनाथ की सरकार हारेगी और ना इनके चाहने से मोदी की सरकार हारेगी। जैसे और टूल किट आई, ये टूल किट भी नहीं चली जाएगी। अभी 2027 और 2029 तक ना जाने कितनी टूल किट इस वोटिंग के बाजार में आएंगी और जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल कोई ऐसी टूल किट आई है जो मोदी सरकार को पराजित करेगी, जो योगी सरकार को पराजित करेगी। हाँ, प्रयास होते रहेंगे। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक।
फिर मिलूँगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार। और चलते चलते आपसे फिर कहूँगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, यदि आप किसी और विषय पर भी बात करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में मुझे बताओ। इस विषय पर भी विस्तृत चर्चा लेकर चर्चा के विषय में आपके बीच चर्चा के लिए आऊँगा। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।